नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा विक फिर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ अपने चैनल पर, दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ अपनी जो पोयम है उस पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस, यानी कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये पोयम हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी पिछली क्लास में। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आई हूँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द एग्जाम। Question 1. Who is the poet of Stopping by Woods in a Snowy Evening? So, who is the poet? कौन पोएट था इस पोयम का Stopping by Woods on a Snowy Evening? A. Williams Wordsworth, B. Robert Frost, C. John Keats, and D. P.B. Shelley. So, answer will be Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बाय बर्थ एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, बट जो इनके वर्क्स थे वो पहले पब्लिश होते थे इंग्लैंड में, एंड आफ्टर दैट हिज वर्क्स गेट पब्लिश्ड इन अमेरिका। सो इनिशियली वर्क इंग्लैंड में पब्लिश होते थे। इसलिए इनको न्यू इंग्लैंड पोएट भी कहा जाता है। इनके वर्क्स पहले इंग्लैंड में पब्लिश होने के कारण इनका नाम है न्यू इंग्लैंड पोएट। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हु इज नोन एज न्यू इंग्लैंड पोएट? तो इट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम था, और मिडिल नेम इनका ली था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका भी इन्हें कहते हैं। एंड ऑल्सो ही बिलोंग्स टू द मॉडर्न एज। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये बिलोंग करते हैं किससे? मॉडर्न एज से। मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इनकी लिखी हुई पोयम की तरफ। इनकी लिखी हुई पोयम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इट वाज रिटन इन, कब लिखी गई थी? इन्होंने लिखी थी 1922 में, एंड पब्लिश की थी 1923 में। एंड किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में। न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। एंड इस वॉल्यूम को मिला था पुलिट्जर प्राइज इन 1924। कौन सा प्राइज मिला था? पुलिट्जर प्राइज इन 1924। इन्हें ये पुलिट्जर प्राइज जो है बेटा वो 4 बार मिला है। एक बार 1924 में, उसके बाद 3 और बार इन्हें मिला है पुलिट्जर प्राइज, 31 में, 37 में और 43 में। अब आते हैं और ऑप्शंस की तरफ। विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है नेचर्स पोएट। इनका नाम फेमस है नेचर पोएट के नाम से, और इन्हें चीफ भी कहा जाता है रोमांटिक एज का। सो ही इज नोन एज चीफ ऑफ रोमांटिक एज। अब आते हैं जॉन कीट्स पे। जॉन कीट्स को कहा जाता है सेंशुअस पोएट बाय मैथ्यू अर्नल्ड। सेंशुअस पोएट बाय किसके द्वारा कहा जाता है? बाय मैथ्यू अर्नल्ड। देन पीबी शैली। पीबी शैली को क्या कहा जाता है? परफेक्ट सिंगिंग गॉड। इन्हें कहा जाता है परफेक्ट सिंगिंग गॉड बाय एसी स्विनबर्न।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. एंड इनमें से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं, और बाकी विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और पीबी शैली, ये तीनों बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज को. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? जो ये पोएम है स्टॉपिंग ऑन द वुड्स बाय अ स्नोई इवनिंग, ऑन अ स्नोई इवनिंग, इस पोएम की सेटिंग कहाँ की है, सेटिंग किस जगह की है? सो अ समर इवनिंग, क्या ये समर इवनिंग है? क्या ये गर्मी की शाम थी? नहीं. अ स्नोई इवनिंग, क्या ये स्नो गिरती हुई इवनिंग थी? अ स्प्रिंग मॉर्निंग or an autumn day near a river. So it was a snowy evening in the woods. Snowy evening थी ये woods में, और इसकी जो setting थी, the setting was very quiet, calm, peaceful, yes, yet mysterious, and snow, everything, trees were covered with the snow. So trees were covered with the snow. Trees covered with snow. And frozen lake nearby. ये सेटिंग थी इस पोएम की, जहां पे ट्रीज कवर्ड थे स्नो से, क्वाइट बिल्कुल शांति थी, पीसफुल एनवायरनमेंट था, और फ्रोजन लेक था नियर बाय. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4. Whose woods does the speaker stop to watch? किसके वुड्स, वुड्स यहाँ क्या रेफर हो रहा है? वुड्स मतलब फॉरेस्ट. ठीक है, किसके फॉरेस्ट जो स्पीकर है वो देखने के लिए रुकता है? वो किसके फॉरेस्ट होते हैं? ए हिज ओन फॉरेस्ट, बी द लैंड ओनर्स वुड्स, सी द ट्रैवलर्स फ्रेंड्स वुड्स, डी द विलेज प्रीस्ट वुड्स. सो किसके जंगल होते हैं जो रुक जाता है? कौन रुक जाता है? ट्रैवलर रुकता है किसके जंगलों को देखने के लिए? इट वॉज द वुड्स ऑफ लैंड ओनर्स. लैंड ओनर के वुड्स होते हैं, वुड्स यानी जंगल, फॉरेस्ट होते हैं. और जो लैंड ओनर होता है बेटा, वो लैंड ओनर बिलोंग करता है टू द विलेज, वो किसी विलेज में रहता है. सो क्योंकि वो कहता है कि आई नो हिज हाउस मे बी इन द विलेज, तो उसको पोएट कहता है ये लाइन कि मैं उसको जानता हूं जिसके ये जंगल है और उसका घर शायद विलेज में है. सो द लैंड ओनर रेफर्स टू अ मैन who lives in a village, एक ऐसा आदमी जो विलेज में रहता है, and away from woods, अवे रहता है वुड से, so he will not be able to see, so he will not be able to see, क्या नहीं देख पाएगा वो? able to see the traveler stopping by the woods. इसलिए वो देख नहीं पाएगा कि जंगल में कोई रुका है उसके और वुड्स के किनारे खड़ा है. ठीक है बेटा. क्वेश्चन 5. व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप बाय द वुड्स? स्पीकर को क्या जरूरत पड़ी कि वो वुड्स के पास रुके? व्हाई डज ही स्टॉप नियर द वुड्स? स्पीकर क्यों रुके थे वुड्स के पास? मैंने बहुत अच्छे से पोएम पढ़ाई है आपको बेटा, आंसर करिए इस क्वेश्चन का.
स्पीकर जो था वो वुड्स के पास रुका था ए टू मीट समवन, क्या वो किसी से मिलने आया था फॉरेस्ट में? टू वॉच द स्नोफॉल, क्या वो ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे स्नोफॉल हो रही है? सी टू फीड हिज हॉर्स, क्या अपने घोड़े को चराने आया था? डी टू रेस्ट फॉर द नाइट, क्या वो वहां पे जंगल में रेस्ट करने आया था पूरी रात भर? सो बेसिकली ही स्टॉप देयर, जो लैंडलॉर्ड था, जो ट्रेवलर था, वो वहां पे इसलिए रुका क्योंकि टू वॉच द स्नोफॉल. सो ही वॉज ऑब्जर्विंग द ब्यूटी को ऑब्जर्व कर रहा था, द ब्यूटी ऑफ स्नोफॉल. ही वॉज ऑब्जर्विंग द ब्यूटी ऑफ स्नोफॉल. ठीक है, स्नोफॉल की ब्यूटी को ऑब्जर्व कर रहा था एंड वॉज enjoying the calmness of the woods. वो वहां पे शांति उसे मिल रही थी. He was feeling very calm, very quiet environment, very peaceful. So वहां पे वो शांति में थोड़ी देर रहना चाहता था. But still he remembers, उसको ये ख्याल आता है कि मेरे पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पे बहुत ज्यादा ड्यूटीज है जो मुझे अभी निभानी है. क्वेश्चन 6, व्हाट डज द हॉर्स थिंक इज स्ट्रेंज? क्या हॉर्स क्या ऐसा सोचता है? व्हाट डज द हॉर्स थिंक इज स्ट्रेंज? हॉर्स ऐसा क्या सोचता है जो स्ट्रेंज होता है? A to stop without a farmhouse nearby. B to travel in heavy snow. C to wait for the landowner. D to move quickly in the cold. So horse जो सोचता है strange thing वो यही होती है, to stop without a farmhouse. वो सोचता है कितना strange है कि जो मेरा मालिक है यानी जो ट्रेवलर है, मेरा मालिक एक ऐसी जगह पे रुका है जो जहां पे दूर दूर तक कोई भी फार्म हाउस नजर नहीं आ रहा. सो कैसे हम फीड करेंगे उसको, मतलब कैसे हॉर्स फीड होगा, कैसे उसको कहीं खाना मिलेगा, कुछ भी वहां पे नजर नहीं आ रहा था. वो ऐसी जगह पे रुका था. सो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट ही स्टॉप्ड एट अ फॉरेस्ट. एक नियर बाय फॉरेस्ट में स्टॉप हुआ था वो, जो कि बहुत ही काम था, बहुत ही डार्क था, बहुत ही डेंस था फॉरेस्ट. सो दिस वाज टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बाय. क्वेश्चन 7, व्हाट डज द स्पीकर एडमायर अबाउट द वुड्स? जो स्पीकर है वो वुड्स के बारे में क्या एडमायर करता है? ए देयर ब्यूटी, डार्कनेस एंड डेप्थ. बी their fruit and flowers. C their music and songs. D their sunlight and brightness. So what does the speaker admire about the woods? क्या उसे अच्छा लगता है उन जंगलों के बारे में? So he admires the beauty of the forest, the darkness in the forest and the depth of the forest. उसे वहां की ब्यूटी अच्छी लगती है. ब्यूटी क्यों? बिकॉज फ्लफी बॉल्स गिर रही होती है स्नो की, जो ट्रीज होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं, फ्रोजन लेक होता है. तो इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट. वो बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट लग रहा है. एंड डार्कनेस बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग, तो डार्कनेस हो रही है वहां. एंड डेप्थ, जंगल जो है काफी घना है, और घना होने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा पीस है, और कोई भी मतलब देयर वाज साउंड ऑफ नो वन देयर, वहां किसी की भी साउंड नहीं है. सो उसे क्या अच्छा लग रहा है वहां पे? दैट देयर इज स्टिलनेस. वहां पे स्टिलनेस है जंगल में, बिल्कुल फॉरेस्ट में. एंड नो साउंड, कोई साउंड नहीं है वहां पे. ठीक है, एक्सेप्ट किसकी साउंड है? सिर्फ ब्लोइंग ऑफ विंड्स
एंड डाउनी फ्लेक्स की साउंड है। डाउनी फ्लेक्स क्या है बेटा? आइस की बॉल्स, फ्लफी आइस बॉल्स को कहते हैं डाउनी फ्लेक्स। तो इसकी आवाज है सिर्फ जंगल में, और इसीलिए वो सीन को एडमायर करता है, बिकॉज वहां पे सिर्फ स्टिलनेस है और कोई साउंड नहीं है, और शांति वाली जगह पे उसे अच्छा लगता है। What does the phrase miles to go before I sleep, miles to go before I sleep symbolize? ये जो फ्रेज है miles to go before I sleep, ये क्या सिंबलाइज करता है? कि अभी मुझे बहुत ट्रेवल करना है और सोने से पहले, और एक तरीके से वो फिलोसफिकली क्या कहना चाह रहा है कि मुझे अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, बहुत सारे प्रोमिसेस कीप करने हैं, बहुत सारी ड्यूटीज पूरी करनी है, बिफोर स्लीप नहीं, बिफोर डेथ। स्लीप क्या, स्लीप क्यों कह रहा है वो? डेथ को कह रहा है कि मुझे अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज वगैरह निभानी है बिफोर माई डेथ। सो a literal journey to be completed, B, responsibilities and duties before death, C, the distance between two towns, and D, the depth of the woods. So it is symbolizing the responsibilities and duties before death. Miles to go मतलब उसे अभी बहुत सारी responsibilities and duties निभानी है before his death. Number 9, what is the rhyming scheme of the poem? जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है बेटा? पहले तो ये एक 16 लाइंस पोएम है, 16 लाइंस पोएम है, ठीक है। अब ये जो 16 लाइन की पोएम है ये 4 स्टेंजा में है, और 4 स्टेंजा, एक एक स्टेंजा क्या है? क्वार्टराइन, क्वार्टराइन यानी कि 4 लाइन का स्टेंजा, स्टेंजा कंटेनिंग ऑफ 4 लाइंस, ठीक है। अब राइमिंग स्कीम क्या है? तो स्टेंजा 1 जो है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी ए। सो स्टेंजा 1 की राइमिंग स्कीम है ए ए बी ए। स्टेंजा 2 की राइमिंग स्कीम है बी बी सी बी। स्टेंजा 3 C C D C, and last stanza 4 D D D D. So this is the rhyming scheme of the poem. ये rhyming scheme है पोएम की। आप पोएम पे पुनः जाकर जो मैंने कल पोएम करवाई थी वो देख सकते हैं कि राइमिंग स्कीम किस तरह बनी है। Question 10, what figure of speech is mainly used in the poem? अब वो figure of speech पूछ रहा है। A, metaphor and symbolism, B, hyperbole, C, irony and D, simile. So figure of speech कौन सी used है poem में? It is metaphor and symbolism. क्या क्या symbolism use हुए? जैसे कि woods, woods किसका symbol है? Natural beauty का, फॉरेस्ट का, ठीक है। स्नो किसका सिंबल है? स्नो सिंबलाइजेस प्योरिटी, कामनेस, स्टिलनेस। देन स्लीप, स्लीप मतलब यहाँ पे सोने से मतलब नहीं है, यहाँ पे फाइनल रेस्ट या डेथ, फाइनल रेस्ट या डेथ। क्वेश्चन 11, द वुड्स आर डिस्क्राइब्ड एज, वुड्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ए, ब्राइट एंड चीयरफुल, बी, लवली डार्क एंड डीप, सी, ड्राई एंड डिजर्टेड, डी, नॉइजी एंड क्राउडेड।
So the woods are described as lovely, dark and deep. वुड्स जो है उसे लवली लगे, डार्क लगे, डीप लगे, एंड ही वॉन्ट्स टू स्टे इन दैट वुड्स, पर स्टिल ही रिमेम्बर्स कि ज्यादा देर तक वो पॉज नहीं कर सकता वहां. क्यों ज्यादा देर तक पॉज नहीं कर सकता? बिकॉज द ही हैज टू कंप्लीट द जर्नी कॉल्ड लाइफ. जो लाइफ की जर्नी है उसे वो कंप्लीट करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, ड्यूटीज पूरी करनी है, इसलिए उसको वहां से जाना पड़ेगा. जबकि वुड्स बहुत लवली यानी ब्यूटीफुल है. वुड्स सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी का, बिकॉज ट्रीज आर कवर्ड विथ स्नो. सारे ट्रीज वहां स्नो से कवर्ड है. फ्रोजन लेक है, ब्यूटी है चारों तरफ, स्नोई बॉल्स गिर रही हैं, बट स्टिल ही कांट पॉज फॉर अ लॉन्गर टाइम. वो ज्यादा देर के लिए पॉज नहीं कर सकता वहां. क्वेश्चन 12. व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग? ये किस तरीके की पोएम है? इज इट अ 14 लाइन सोनेट और अ नरेटिव पोएम, सी an ode, or D a ballad? So it is a narrative poem. ये एक narrative poem है जो एक इवेंट या फिर एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर जर्नी को नरेट कर रहा है. तो पर्टिकुलर कोई इवेंट है, जैसे कि वो इवेंट क्या है? जर्नी. सो वो वहां पे स्टे करता है, पॉज करता है, फिर वो जो भी चीजें वहां देखता है आसपास, तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है वहां, एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज अ नरेटिव पोएम. What time of the year is indicated in the poem? कौन सा टाइम साल का जो है इंडिकेट किया जा रहा है पोएम के अंदर? और हमें ये चीज कैसे पता चल रही है? किन वर्ड से हमें पता चलता है कि कौन सा साल का टाइम ये इंडिकेट हो रहा है? इज इट अ स्प्रिंग सीजन? इज इट अ मिड समर, अ विंटर सोलिस्टाइस और ऑटम? सो इट इज विंटर सोलिस्टाइस. विंटर का टाइम है ये, एंड ये डिनोटेड है दैट इट इज अ डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. ये बोला जा रहा है इसमें कि ये जो इवनिंग है वो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है. और डार्केस्ट जो इवनिंग होती है, अंधकार वाली पूस की रात, वो कब होती है? समर विंटर्स में. सबसे डार्केस्ट इवनिंग होती है विंटर्स में. सो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ विंटर. ये इस लाइन से हमें पता चलता है कि विंटर सीजन है. एंड ऑल्सो देयर इज, मतलब जो वहां पे फ्रोजन लेक है वो भी हमें बता रहा है कि काफी बर्फ पड़ रही है और काफी ठंड का समय है. ये चीजें भी हमें पता चलती हैं. क्वेश्चन 14. हु इज द ओनली कंपेनियन ऑफ द पोएट इन द पोएम? जो ट्रेवलर है उसका सिर्फ एकमात्र और कौन सा कंपेनियन है पोएम के अंदर? क्योंकि जो ट्रेवलर है उसके साथ और वहां कोई नहीं है जंगल में, क्योंकि इट इज अ वेरी क्वाइट एंड पीसफुल फॉरेस्ट. बहुत क्वाइट और पीसफुल फॉरेस्ट है. सिर्फ एकमात्र कौन था कंपेनियन? इट वॉज हिज लिटिल हॉर्स. लिटिल हॉर्स था जो ट्रेवलर के साथ था उस जंगल के अंदर. क्वेश्चन 15. व्हाट डज द हॉर्स डू टू शो इम्पेशंस? जो हॉर्स है वो क्या ऐसी हरकत करता है, क्या ऐसी एक्शंस करता है जिससे शो होता है कि वो बहुत इम्पेशंस हो रहा है जानने के लिए कि हम यहाँ क्यों रुके हैं? ऐसी सुनसान जगह पे, ऐसी स्टिलनेस में, ऐसी डार्कनेस में, जहां पे कोई भी आसपास नहीं है, यानी कि कोई भी फार्म हाउस नहीं है आसपास, और हम ऐसी जगह पर रुके हैं. सो runs away, he stamps its feet, shakes its harness bells and neighs loudly. वो अपनी हार्नेस बेल्स की होती है बेटा? एक अटैचमेंट होती है जो हॉर्स की नेक के साथ होती है, एंड वो अपनी उन बेल्स को हिला रहा है, रिंग कर रहा है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके अपने मालिक के साथ. तो
जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते, तो वो कोई ना कोई इशारा करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. सो हॉर्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिंग, अपनी हार्नेस बेल्स को बजा रहा है ताकि वो अपने मालिक को ये पूछ सके कि वाई वी हैव स्टॉप हियर, इस अंधेरी रात में हम यहाँ पे क्यों रुके हैं. सो शेकिंग हिज हार्नेस बेल्स. Question 16. What sound is heard apart from the horse bells? कौन सी आवाजें वहां सुनाई देती हैं? The sound of birds, the sound of falling snow and wind. Yes, the sound of falling snow and wind. क्योंकि एक लाइन आती है वहां पे जहां ब्लोइंग ऑफ विंड बताया जा रहा है एंड डाउनी फ्लेक बताया जा रहा है. डाउनी फ्लेक मतलब आइस की बॉल्स. सो डाउनी फ्लेक एंड आइस बॉल्स. 17. वेयर इज द ओनर ऑफ द वुड्स? अब वुड्स का जो फॉरेस्ट का जो ओनर है वो कहाँ रहता है, ये कैसे पता चलेगा हमें? पोयम में ये बात इशारे में दी हुई है कि मुझे यहाँ इस टाइम पॉज करते हुए कोई नहीं देख रहा, बिकॉज जो इस जंगल का मालिक है वो किसी विलेज में रहता है, तो इसलिए वो मुझे देख नहीं सकता. सो इन द विलेज अवे फ्रॉम वुड्स, जो वुड्स से दूर है, एंड एंड कांट लैंडलॉर्ड कांट सी traveler pausing in the woods. जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं देख रहा ट्रेवलर को that he has paused in the woods. Why will the owner not see the poet watching in woods? ओनर क्यों नहीं देख पाता कि कौन उसके जंगल में रुका है? Because it is too dark. क्या वो इतनी अंधकार में ही रात थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? B. Because he is in the village. क्या वो ओनर विलेज में है? Because he does not care. क्या उसको अपने जंगलों की कोई परवाह नहीं है? D. Because the horse makes the noise. No, it is that the owner he is in the village. जो ओनर है वो विलेज में है. Question 19. How does the poet describes the evening? पोएट ने इवनिंग का वर्णन कैसे किया है कि इवनिंग कैसी है? इट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. सबसे डार्केस्ट रात है ईयर की. और इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे टिपिकल टाइम है उसकी लाइफ का. डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अगर हम इसका फिलोसफिकल मीनिंग देखें, असली में क्या कहना चाह रहा है कि सबसे टिपिकल टाइम चल रहा है उसकी लाइफ का, और वो जो जीवन के जंजालों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा हुआ है. सो इट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. क्वेश्चन 20. विच लाइन इज रिपीटेड फॉर एम्फोसिस इन द लास्ट टेंजा? लास्ट टेंजा में कौन सी लाइन बार बार रिपीट करके उस लाइन को एम्फोसिस दिया गया है, उस लाइन पे जोर डाला गया है, क्यों डाला गया है? A. Whose woods these are, I think I know. B. He gives his harness bells a shake. C. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. The woods are lovely, dark and deep. So जो लाइन रिपीट की गई है वो है and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इसका मतलब है I have to fulfill many promises, many responsibilities and many duties before death occurs to me. जब मौत आने से पहले, फाइनल रेस्ट करने से पहले मुझे बहुत से काम करने हैं. So this is बेटा all for today. अभी बहुत सारे और क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए. मिलते हैं कल आपसे. So join us on A1 English 360 degree.